बच्चों, गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सौर मंडल में पृथ्वी भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया था। आज हम भूगोल में ही ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 है हमारा ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार नहीं है। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, गोलाकार नहीं है। यह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर तो थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती होगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपनी कक्षा के ग्लोब को सावधानीपूर्वक देखते हैं। ये देखो, एक ग्लोब दिखाया हुआ है इसके अंदर। इस ग्लोब को हम देखेंगे और ग्लोब पृथ्वी पर एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब है वह विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब जो है वह स्थिर नहीं होते हैं। स्थिर मतलब एक जगह वो टिकते नहीं है, एक जगह रुकते नहीं है, वो घूमते रहते हैं। उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, उसको हम उसी प्रकार घुमा सकते हैं जिस प्रकार कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। ग्लोब के ऊपर हम महासागरों, महाद्वीपों और देशों को हम सही प्रकार से देख सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। हम पृथ्वी के समान ही किसी गोले पर किसी बिंदु का जो हमें वर्णन करना है तो वह क्या है, कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें किसी स्थान की स्थिति बतानी तो हम कैसे बताएंगे। इसके अलावा हमें कुछ बिंदुओं व रेखाओं के संदर्भ की भी आवश्यकता होती है। एक सुई ग्लोब से झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ये देखो, ये ग्लोब के अंदर जो एक सुई है वो अक्ष झुकी हुई अवस्था में होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे सुई होकर गुजरती हैं, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ग्लोब को भी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। एक अन्य रेखा भी है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उससे बोलते हैं विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी का एक काल्पनिक वृत्त बनाती हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किसमें मापा जाता है, अंश में। ये देखिए, ये मैंने बनाया है पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटे, दो गोलार्ध में, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक ये दक्षिणी ध्रुव, एक ये दक्षिणी ध्रुव। इसमें आपके ये 80 डिग्री 90 डिग्री होता है, जो 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है विषुवत वृत्त। ये रेखा कौन सी है, विषुवत वृत्त। और ये है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। विषुवत वृत्त शून्य अक्ष को दर्शाती है। जो ये विषुवत वृत्त है ये किसको दर्शाती है, शून्य वृत्त को दर्शाती है। शून्य वृत्त को दर्शाती है। चूंकि विषुवत
विषुववृत्त में दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है? ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4। अतः इसका माप होगा 308 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री अंश का होगा। कितना होगा इसका माप? 90 डिग्री अंश का होगा। 90 डिग्री अंश का होगा। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वह उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश किसे कहा जाता है? विषुववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तब विषुववृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिणी अक्षांश अक्षर से व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः हम उत्तर और दक्षिण नहीं लिखकर इसको क्या लिखेंगे? उ, जैसे मैंने लिखा उ और नीचे लिख दिया द, तो इसको उ और द बिंदु लगा के इसे हम दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्ष पर स्थित है। उदाहरण के लिए आपके महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ब्राजील के बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्ष पर 20 डिग्री अक्ष पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में है तथा बेलो होरिजेंटे विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। अब है महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। अब क्या है? महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं। विषुववृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं? 4 डिग्री। ये उत्तर में भी 0 और दक्षिण में भी 0। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, उत्तर ध्रुव भी 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री के समानांतर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी जो गोलार्ध है ये आपके इसमें ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा जो ये हमारी गुजर रही कितने डिग्री पर गुजर रही है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो ये मकर रेखा है ये भी गुजर रही है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर। किसमें? 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर। फिर विषुववृत्त के 66.5 डिग्री, विषुववृत्त के 66.5 डिग्री, विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव है। 66.5 डिग्री में उत्तर में क्या है? उत्तर ध्रुव। और विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में, विषुववृत्त के दक्षिण में दक्षिण ध्रुव में ये क्या है? 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव है। क्या है ये? दक्षिण ध्रुव। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब क्या है? पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है, तो इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इनका तापमान जो ये बीच के जो क्षेत्र है इनका तापमान कैसा रहता है? मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। जो दक्षिणी जो ध्रुव है इनके बीच के जो क्षेत्र वो कैसे होते हैं? ठंडे। और उत्तर ध्रुव के जो बीच के क्षेत्र वो कैसे होते हैं? गर्म। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव
एवं दक्षिणी व्रत के बीच जो क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वह क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब है देशांतर क्या है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ आवश्यक होती है। हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा महाद्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामयोत्तर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? यामयोत्तर। तब उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त होते हैं। ये कैसे होते हैं? अर्धवृत्त। तब उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है। इनकी जो बीच की दूरी है वो ध्रुवों पे आगे बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। तब उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। जहाँ पर सभी जो देशांतर यामोत्तर है वो आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। इनकी लंबाई समान होने के कारण हम इनको संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तो सभी देशों में निश्चय किया गया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच जहाँ पर है वहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रमुख यामोत्तर। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। इसका मान कैसा होता है? 0 डिग्री में। ये देखिए, ये रही आपकी यामोत्तर। ये यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर रेखाएं गुजर रही है। इसका मान कैसा है? 0 डिग्री। क्या है इसका मान? 0 डिग्री। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। यहाँ पर हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री दक्षिण में इसकी गणना कर सकते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। यह 2 भागों में पृथ्वी को विभक्त करता है, तो पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व होगा तो पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम होगा। उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड के देखेंगे। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश पर देशांतरों को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धूबरी, असम में एक जगह है धूबरी जिसका 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और यह बिंदु है धूबरी की सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए अब देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय भी प्रतिदिन होता है और सूर्यास्त भी प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व के समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर से सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचा होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में था उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा? पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में वे अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती हैं, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती हैं। अर्थात वह
1 घंटे में तो वह 15 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 मिनट में वह 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य अपने आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय क्या बजते हैं? 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाए गए उस समय उस स्थान का स्थानीय मान होता है। हम देखते हैं कि देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। अलग अलग जो यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी यानी 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। एक लड़का है कबीर जो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है, अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि वे आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच होगा जो क्या होगा? लंदन में तो 2 बजे होगा, लेकिन हमारे भारत के समय अनुसार मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के समय के बीच में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, 82.5 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यहाँ का जो समय है अपना भारत का समय वह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है? 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी के 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। आशा करती हूँ आपको जो ये लेसन है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। थैंक यू।